इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया हुआ फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर हम log x से इन दोनों ही पदों का मल्टीप्लाई करें, दोनों ही टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होगा, फिर एक होगा 1 इंटू लॉग एक्स। तो इसमें दो फंक्शनों में डिकम्पोज करके और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, या दो पदों में करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हम 1 चाहें तो मतलब मल्टीप्लाई करके और केवल log x भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सिंपली इसका इंटीग्रल होता नहीं है log x का, कोई अब तक कोई ऐसा फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा जिसमें log x का इंटीग्रल होता हो। तो इसलिए हमें पार्ट्स मेथड यूज करने के लिए हमें दो फंक्शनों की ज़रूरत पड़ती है, और हमें यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में एक लिखना ही है। तो इससे बढ़िया हम यहीं रहने देते हैं, उसको हाइड करने की क्या ज़रूरत है। अब हम इसको लिखेंगे, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इस इक्वेशन में लाके पुट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पहले ही इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और I1 I2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं I1 को। I1 इज इक्वल टू, यहाँ यूज करेंगे, इसके लिए हमें पहले और दूसरे फंक्शन का चुनाव करना होता है, जैसे कि हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के साथ कर चुके हैं। इसके साथ भी वही करेंगे। log x जो है पहला फंक्शन होगा और एक्स स्क्वायर जो है दूसरा फंक्शन होगा। तो इसका इंटीग्रल होगा पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ पहला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे log x और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स पावर 3/3 होगा, माइनस यहाँ भी सेम ही प्रोसेस करना है, तो यही रिजल्ट यहाँ भी चिपका देंगे, एक्स पावर 3/3 इंटू log x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो 1/x यहाँ लिख लेंगे, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ हम इस फंक्शन को, अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिख लेंगे, एक्स पावर 3/3 log x को बाद में लिख लेते हैं जो कि प्रोडक्ट के रूप में है ये, माइनस 1/3 को बाहर ले लेंगे यहाँ, और x पावर 3 मतलब x 3 टाइम है, यहाँ डिनोमिनेटर में x 1 टाइम है, तो कैंसिल होगा तो 2 टाइम बच जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा, और x पावर 2 का फिर से इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो x पावर 3/3 हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस c1 लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x पावर 3/3 log x माइनस x पावर 3/9 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1। तो ये हो गया I1 का वैल्यू। ठीक, ऐसे ही यहाँ I2 को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ हम वैसे ही यहाँ लिखेंगे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन पहले चुन लेते हैं, तो ये पहला फंक्शन होगा और ये अलजेब्रिक है तो दूसरा फंक्शन होगा। अब बार बार हम कांस्टेंट को अलजेब्रिक क्यों कह रहे हैं, देखिए 1 जो है ना, 1 के मल्टीप्लाई में हम, या प्रोडक्ट 1 को जो है हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स पावर 0, तो ये 0 पावर वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। चाहें तो वहाँ y पे भी 0 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल तो हमें करना नहीं है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x पावर 0 दे देंगे। क्यों, इसका कारण ये है कि किसी भी संख्या पे या किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर हम 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है, ठीक है। अब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इसको हम, ये कांस्टेंट है, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन के अंडर में रखते हैं। तो इसलिए ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे पहला फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x ही होगा, तो इंटू x लिख देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर से इसका इंटीग्रल करना होता है हमें, तो यहाँ x लिख देंगे, और इसका डिफरेंशियल करना होता है पहले फंक्शन का, तो log x का डिफरेंशियल जो है 1/x हो जाएगा,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू यहाँ होगा एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स को पहले लिख लेंगे और लॉग एक्स को बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ एक ही बचेगा, तो एक का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में 1 का अगर हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो एक्स होगा, और यहाँ प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2 रख लेंगे। तो हमने इसका भी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और i2 का भी कर लिया, i1 का भी और i2 का भी। अब योजना यही था कि हमने इन दोनों का इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करके और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, जिसकी वजह से इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो हम लिख लेंगे, इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, और आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इनटू इक्वेशन 1 वी हैव, ऐसा भी लिख सकते हैं, या वी गेट। तो लिखेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 का है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये i1 के इक्वल है और ये i2 के इक्वल है। तो i1 का जो वैल्यू है वो है x पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स माइनस x पावर 3/9, और c1 c2 को रख के और एक ही बार c लिख लेंगे, तो उसको अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी इसको लिख रहे हैं। दोनों के बीच में प्लस है तो फिर इनके चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्लस x इंटू लॉग एक्स और माइनस x और प्लस c लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्योंकि c1 और c2 का जो योगफल है या सम है वो c के इक्वल है। तो इंटीग्रल कांस्टेंट c हो गया। अब हम इसको चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, इतना को भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन ये और ये टर्म एक जैसे हैं तो इनको एक पास कर लेते हैं, log x कॉमन कर लेते हैं, और ये टर्म एक जैसे हैं इनको एक पास कर लेते हैं। तो यहाँ इसको ऐसा रखने पे होगा x पावर 3/3 और प्लस x होगा, और दोनों से log x कॉमन करके और बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के, तो log x हो जाएगा, है ना। और ये दोनों में से कॉमन करेंगे भी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अगर x कॉमन कर लेते हैं तो भी यहाँ x² होगा, तो उससे बढ़िया हम ऐसे ही लिख लेते हैं x पावर 3/9 और माइनस x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रल वैल्यू दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।